नमस्कार। ये ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा है। इंग्लैंड, पश्चिम यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी अफ्रीका, मॉरिशस, पश्चिम एशियाई देशों और खाड़ी देशों के लिए लक्षित हिंदी सेवा के इस सोशल मीडिया कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। पेश है ESD न्यूज मैगजीन। नमस्कार, ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप नीलम मलकानिया से समाचार सुनिए। अमेरिका ने कहा है कि चीन ने रोहिंग्या समस्या को हल करने की दिशा में बहुत कम काम किया है। उन्होंने भारत और बांग्लादेश की अपनी हाल की यात्रा के बारे में टेलीफोन के माध्यम से पत्रकारों को संबोधित किया। श्री बेगुन ने कहा कि अमेरिका 8 लाख से अधिक रोहिंग्या शरणार्थियों की मानवीय जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से बांग्लादेश सरकार के साथ मिलकर काम करेगा। म्यांमार में हिंसा और बर्बरता का सामना करने वाले रोहिंग्या शरणार्थियों को आश्रय देने की बांग्लादेश सरकार की सराहना करते हुए अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि ढाका की अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और विदेश मंत्री डॉक्टर AK अब्दुल मोमिन के साथ इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए विचार विमर्श किया। भारत में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 89% से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 79,000 से ज्यादा रोगी स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि अब तक 68,74,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर में लगातार सुधार होने से मरीजों की संख्या घटकर कुल संक्रमित लोगों की केवल 9.29% रह गई है। इस समय 7,15,000 मरीजों का उपचार चल रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 55,838 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। अब देश में संक्रमित लोगों की संख्या 77 लाख से ज्यादा है। अधिकारी ने बताया कि भारत विश्व के ऐसे देशों में बना हुआ है जहां प्रति 10 लाख जनसंख्या में संक्रमित लोगों की संख्या सबसे कम है। भारत सरकार ने सभी OCI और PIO कार्ड धारकों तथा अन्य सभी विदेशियों को भारत यात्रा की अनुमति देने का फैसला किया है, लेकिन पर्यटक वीजा के लिए ये फैसला लागू नहीं होगा। इसके तहत विदेशी नागरिक अधिकृत हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर उत्प्रवासन जांच चौकियों के जरिए विमान या जलपोतों के माध्यम से भारत आ सकेंगे। वंदे भारत मिशन, वायु परिवहन बबल समझौतों या नागरिक उड्डयन मंत्रालय की अनुमति से गैर अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ानों पर यह फैसला लागू होगा। ऐसे सभी यात्रियों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के कोविड-19 संबंधी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। चरणबद्ध छूट के तहत केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से मौजूदा वीजा बहाल करने का भी फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया और इस अवसर पर लोगों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार दुर्गा पूजा कोविड महामारी के बीच हो रही है, इसलिए इस बीमारी से बचने के लिए उपयुक्त व्यवहार अपनाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। श्री मोदी ने सभी से सुरक्षित दूरी बनाए रखने और मास्क पहनने की अपील की। उन्होंने कहा कि समूचे इंतजाम के दौरान प्रत्येक व्यक्ति ने असीम नियंत्रण और प्रतिबद्धता दिखाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुर्गा पूजा के उत्सव के दौरान भी ऐसा ही होना चाहिए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र नाग का आज अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ये परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया गया। अब ये प्रक्षेपास्त्र थल सेना में शामिल होने के लिए तैयार है। प्रक्षेपास्त्र के 10 परीक्षण किए गए जो पूरी तरह सफल रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और थल सेना को टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र नाग के सफल परीक्षण के लिए बधाई दी है। भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एयर बबल समझौता किया गया है।
नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्विटर पर कहा कि भारत और बांग्लादेश के विमान दोनों देशों के बीच हर सप्ताह 28 उड़ानें संचालित करेंगे। उन्होंने कहा कि अब तक 18 देशों के साथ ऐसे ही एयर बबल समझौते किए जा चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र की व्यापार और विकास संबंधी समिति ने कहा है कि विश्व व्यापार में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 7 से 9% की कमी होने की संभावना है। व्यापार रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर अगले कुछ महीनों में कोविड महामारी फिर बढ़ती है तो नीति निर्धारकों के लिए खराब माहौल तैयार होगा और व्यापार नीति संबंधी प्रतिबंध अचानक बढ़ जाएंगे। इस बीच चीन के निर्यात में इस साल तीसरी तिमाही में काफी वृद्धि हुई है। हालांकि निर्यात में प्रतिवर्ष लगभग 10% की वृद्धि हो रही थी, लेकिन कोविड महामारी के शुरुआती महीनों से निर्यात में गिरावट दर्ज हुई थी। भारत ने विदेशी योगदान नियामक कानून FCRA से संबंधित मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार संबंधी मामलों के उच्चायुक्त की टिप्पणियों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारत नियम कानूनों और स्वतंत्र न्याय व्यवस्था के आधार पर चलने वाला लोकतंत्र है। उन्होंने कहा कि देश को कानूनों के निर्माण का विशेषाधिकार है और मानवाधिकार के नाम पर कानूनों के उल्लंघन को माफ नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र को इस मुद्दे पर अधिक जानकारी हासिल करके अपना दृष्टिकोण जाहिर करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि दुनिया के देशों की तुलना में भारत में कोविड के मामलों की संख्या प्रति 10 लाख आबादी पर काफी कम है। मृत्यु दर भी लगातार कम हो रही है और इस समय ये 1.51% है। मंत्रालय ने कहा कि ये इस बात का सूचक है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने कोविड की रोकथाम, जांच और उसके उपचार के मामलों में प्रभावशाली कदम उठाए हैं। भारत अमेरिका के बीच तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय बातचीत 27 अक्टूबर को नई दिल्ली में होगी। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क टी एस्पर वार्ता के लिए भारत आएंगे। भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। दोनों देशों के बीच पहली 2+2 मंत्री स्तरीय बातचीत सितंबर 2018 में नई दिल्ली में हुई थी। दूसरी वार्ता का आयोजन 2019 में वॉशिंगटन में हुआ था। तीसरी बातचीत के एजेंडे में आपसी हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे शामिल हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। नमस्कार। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। आइए सुनते हैं समाचार पत्रों से। आलेख हिंदी एकांश विदेश प्रसारण प्रभाग का है। वाचक हैं मनोज कुमार चौधरी। आज के समाचार पत्रों ने विभिन्न विषयों पर संपादकीय टिप्पणियां की हैं। वहीं समाचार पत्रों की सुर्खियां भी ध्यान आकर्षित करती हैं। दशहरे से पहले दिवाली, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कर्मचारियों को बोनस की घोषणा राजस्थान पत्रिका सहित सभी अखबारों में है। दैनिक जागरण के अनुसार 30 लाख गैर राजपत्रित कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। एक सप्ताह में खाते में ट्रांसफर होगी रकम। मध्यम वर्ग के हाथ में पैसा आने से बाजार में बढ़ेगी मांग। अमर उजाला ने बताया है, मॉरेटोरियम का पैसा देगी सरकार, बैंकों को करेगी भुगतान, कर्जदारों पर नहीं पड़ेगा बोझ। कोरोना संक्रमण की वजह से आरबीआई ने 1 मार्च से 31 अगस्त तक मॉरेटोरियम की अवधि लागू की थी। पूर्वी लद्दाख में LAC पर भटक कर भारतीय सीमा में आए चीनी सैनिक को लौटाए जाने की खबर भी अधिकांश अखबारों में है। हिंदुस्तान ने संदेश शीर्षक से लिखा है, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दशहरे पर सिक्किम में चीन सीमा पर करेंगे शस्त्र पूजा। बिहार में विधानसभा चुनाव और कुछ अन्य राज्यों में उपचुनाव से जुड़ी खबरों पर भी अखबारों की नज़र है।
जनसत्ता ने निर्वाचन आयोग की कड़ी चेतावनी देते हुए लिखा है, प्रचार के दौरान 2 गज दूरी न मानने पर होगी कार्रवाई। हरिभूमि ने लिखा है, शिक्षकों के लिए बड़ा फैसला, शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET और TET प्रमाण पत्र आजीवन बना रहेगा वैध। पहले 7 साल थी वैधता। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, क्या शिक्षण संस्थानों पर लागू होगा उपभोक्ता कानून? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार, अपील स्वीकार की। भारत अब खुद तय करेगा सोने के भाव। दैनिक जागरण के आर्थिक पन्ने की खबर के अनुसार भारत में जल्द इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज शुरू होने जा रहा है, जहां सोने चांदी के स्पॉट ट्रेड हो सकेंगे। दैनिक भास्कर ने भारतीय वायुसेना की पहली महिला विंग कमांडर डॉक्टर विजय लक्ष्मी के निधन का समाचार दिया है। अमर उजाला की खबर है, पाकिस्तान में पुलिस ने सेना के खिलाफ खोला मोर्चा। सेना पर सिंध के IG अगवा करने का आरोप। हिंदुस्तान का कहना है, पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के दामाद की गिरफ्तारी के बाद आया सियासी भूचाल। बच्चों का ब्लड शुगर घटा रहे अल्कोहल वाले सैनिटाइजर। राजस्थान पत्रिका के अनुसार 70% से ज्यादा अल्कोहल वाले ज्यादा खतरनाक। और समाचार पत्रों में बताया गया है कि संयुक्त राष्ट्र की व्यापार और विकास संबंधी समिति ने कहा है कि विश्व व्यापार में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 7 से 9% की कमी होने की संभावना है। व्यापार रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि अगले कुछ महीनों में कोविड महामारी फिर बढ़ती है तो नीति निर्धारकों के लिए खराब माहौल तैयार होगा और व्यापार नीति संबंधी प्रतिबंध अचानक बढ़ जाएंगे। हिंदी दैनिक राष्ट्रीय सहारा जब तक दवाई नहीं शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखता है कि त्योहारों के मौसम से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये चेतावनी कि लॉकडाउन भले ही हट गया है लेकिन कोरोना का वायरस नहीं गया है, इसलिए लोग असावधान नहीं रह सकते। और इस समय ये नारा कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं पूरी तरह मौजूद है। इधर जब से लॉकडाउन के नियम शिथिल हुए हैं तब से ये लगातार देखने को मिल रहा है कि लोगों ने अपने सुरक्षा उपायों को ढीला कर दिया है। हाट बाजार हो या राजनीतिक दलों का धरना प्रदर्शन या धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन, इन सब में सामाजिक दूरी के नियमों की धज्जियां उड़ती देखी जा रही हैं। त्योहारों के मौसम में जब पूजा पंडालों और बाजारों में लोग बड़ी संख्या में भागीदारी करते हैं तो उस समय सुरक्षा के उपाय जाने अनजाने शिथिल हो जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ठीक ही कहा है कि एक कठिन समय से निकलकर हम आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी सी लापरवाही हमारी गति को रोक सकती है, हमारी खुशियों को धूमिल कर सकती है। जीवन की जिम्मेदारियों को निभाना और सतर्कता, ये दोनों साथ साथ चलेंगे तभी जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। 2 गज दूरी, समय समय पर साबुन से हाथ धोने और मास्क का ध्यान रखने की बात कहने के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका और यूरोप में कोरोना के मामले कम हो रहे थे लेकिन अचानक से फिर बढ़ने लगे। हिंदी के समाचार पत्र जनसत्ता दुष्चक्र से दूर शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखता है कि माना ये जा रहा है कि पंजाब विधानसभा में पारित विधेयकों के जरिए उन केंद्रीय कानूनों को बेअसर किया जा सकेगा जिनके खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं। संसद में 3 कृषि विधेयकों के पारित होने के बाद से देश के अलग अलग हिस्सों में इसके विरोध में किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की शिकायत है कि न केवल उनकी आपत्तियों को दरकिनार किया गया बल्कि जो कृषि विधेयक पारित कराए गए हैं उनके अमल में आने के बाद कृषि क्षेत्र पर कॉरपोरेटों का कब्जा हो जाएगा और किसान लाचारी की हालत में आ जाएंगे। इस मसले पर सबसे मुखर विरोध पंजाब और हरियाणा में दिखा। पंजाब में कांग्रेस की सरकार ने ये आश्वासन दिया था कि वो किसानों का अहित नहीं होने देगी। शायद यही वजह है कि अब पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार की ओर से पारित कृषि विधेयकों के बरक्स राज्य विधानसभा में 3 विधेयक पेश किए। इन विधेयकों को विधानसभा में भाजपा को छोड़कर अन्य सभी दलों का समर्थन मिला और वे पारित हो गए। जाहिर है पंजाब सरकार इन विधेयकों के जरिए किसानों का हित सुनिश्चित करने का दावा कर रही है। वहीं केंद्र सरकार ने भी संसद में पारित विधेयकों को कृषि क्षेत्र के हित में होने का दावा किया है।
हिंदी में प्रकाशित समाचार पत्र दैनिक जागरण पुलिस की चुनौतियां शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखता है कि पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस के लिए एक व्यापक आधुनिकीकरण कार्यक्रम तैयार किए जाने की जानकारी देते हुए जनसंख्या के अनुपात में पुलिस बल की उपलब्धता की कमी को दूर करने का जो आश्वासन दिया उसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने की आवश्यकता है। ये आवश्यकता इसलिए और बढ़ गई है क्योंकि एक तो पुलिस बल संसाधनों के साथ संख्या बल के अभाव का सामना कर रहा है और दूसरे पुलिस सुधार का काम भी लक्ष्य से पीछे चल रहा है। चूंकि पुलिस राज्य सरकारों का विषय है और ये किसी से छिपा नहीं कि उनके पुलिस सुधार में कोई खास दिलचस्पी नहीं, इसलिए केंद्र सरकार को ही पहल करनी होगी। अभी आप समाचार पत्रों से सुन रहे थे। आलेख हिंदी एकांश विदेश प्रसारण प्रभाग का था। वाचक थे मनोज कुमार चौधरी। ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है। सामयिक वार्ता में आज विषय है कौशल, पुनर्कौशल और कौशल विकास का प्रधानमंत्री का आह्वान। आलेख है सुनील गताड़े का। ये समय परिवर्तन और अवसर का समय है, लेकिन कोविड-19 महामारी ने इसे कठिन बना दिया है। सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारी से प्रभावित हुई है। वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था पर भी काफी बुरा असर पड़ा, लेकिन अभी विश्व अर्थव्यवस्था जहां फिसलन भरे रास्ते पर है, वहीं भारत की अर्थव्यवस्था अब दोबारा उन्नति के मार्ग पर आ गई है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री ने ये एकदम सटीक और आवश्यक बात कही है कि भारत जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में कौशल, पुनर्कौशल और कौशल विकास सर्वाधिक आवश्यक है। एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मैसूर विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह 2020 को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि मैसूर विश्वविद्यालय प्राचीन भारत की महान शिक्षा पद्धति का केंद्र रहा है। ये विश्वविद्यालय भारत के भविष्य की आकांक्षाओं और सामर्थ्य का भी केंद्र है और इसने राजर्षि नलवाड़ी कृष्णराजा वाडियार और डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया के सपनों को पूरा किया है। उन्होंने भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी याद किया, जो इस विश्वविद्यालय में पढ़ा चुके हैं। प्रधानमंत्री ने छात्रों से कहा कि उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसका प्रयोग उन्हें वास्तविक जीवन के विभिन्न चरणों में भी करना चाहिए। उन्होंने वास्तविक जीवन को एक विशाल विश्वविद्यालय कहा, जहां ज्ञान को प्रयोग में लाने के विभिन्न तरीके सिखाए जाते हैं। प्रधानमंत्री के कहे का आशय यही है कि परिवर्तन ही एक स्थायी सत्य है और भारत को विकास मार्ग पर चलते हुए निरंतर चुनौतियों के हिसाब से स्वयं को ढालना होगा। ये बात बिल्कुल सही है भी। मैकिन्सी ग्लोबल इंस्टीट्यूट के एक ताज़ा अध्ययन में ये बात सामने आ चुकी है कि 2030 तक दुनिया भर में 400 से 800 मिलियन नौकरियां पूरी तरह मशीनी हो जाएंगी। ऐसे में व्यापार और उद्योग तभी विकसित हो पाएगा जब श्रम शक्ति लगातार कौशल प्रवीण होती रहे। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नेस्कॉम का एक ताज़ा सर्वेक्षण ये बताता है कि भारत के अकेले आईटी क्षेत्र में आने वाले समय में अनुमानित 40 लाख कर्मियों में से 40% को क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा एनालिसिस जैसी नई प्रौद्योगिकियों को आत्मसात करना ही होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत को अपने युवाओं को बेहतर कौशल प्रदान करना है। फिलहाल अधिकांश ऐसे शिक्षित युवा संस्थानों से निकल रहे हैं जिन्हें वैश्वीकरण के इस दौर में रोजगार मिलना कठिन होता है। कौशल विकास की राष्ट्रीय परिषद के सलाहकार ने प्रधानमंत्री को दी अपनी रिपोर्ट में ये बताया है कि 15 से 29 वर्ष के युवाओं में से मात्र 2% को औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण मिला है और 8% ने अनौपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण पाया। दुनिया भर में लाखों लोग कौशल रहित होने के कारण बेरोजगार हैं। युवा बेरोजगारी का एक कारण है ढांचागत बेरोजगारी, यानी जिस तरह का काम रोजगार प्रदाता को चाहिए उसके अनुरूप कौशल कर्मचारियों में नहीं है। कौशल की कमी के कारण युवा लोग वयस्कों की तुलना में बेरोजगारी के अधिक शिकार हैं और 3 गुना अधिक संख्या में हैं। उन्हें असमानता भरी परिस्थितियों में अपनी योग्यता से कम हैसियत का काम करना पड़ रहा है।
महिलाओं की तादाद इस मामले में अधिक है और उन्हें अपनी शिक्षा के अनुरूप काम नहीं मिलता या कम वेतन का मिलता है या पार्ट टाइम और अस्थायी मिलता है। ढांचागत बेरोजगारी का असर पूरी दुनिया में है और इसी की वजह से समतामूलक समाज नहीं बन पाता और सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 भी पूरा होता दिखाई तो नहीं देता। विशेषज्ञों का कहना है कि कौशल के विकास की आवश्यकता का पता तो इसी से चल जाता है कि दुनिया भर में 5 में से 1 व्यक्ति को रोजगार, शिक्षा और प्रशिक्षण का कोई अवसर ही प्राप्त नहीं है। 1997 से 2017 के बीच युवा आबादी 139 मिलियन बढ़ी, लेकिन समस्या ये है कि युवा श्रम शक्ति 58.7 मिलियन कम हो गई। 5 युवा कर्मियों में से 2 उभरती या विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में रहते हैं, जहां उन्हें भारतीय मुद्रा के अनुसार मात्र 200 रुपए के करीब दैनिक कमाई होती है। प्रधानमंत्री मोदी का ये कहना सर्वथा उचित है कि नवोन्मेष कौशल विकास की चाबी है। उन्होंने दीक्षांत समारोह में दिए भाषण में नए विचारों के विकास कक्षों, प्रौद्योगिकी विकास केंद्रों, उद्योगों और शिक्षा जगत को जोड़ने तथा अध्ययन के विविध क्षेत्रों के संगम पर भी बल दिया। ये काफी उत्साहवर्धक बात है कि मोदी सरकार के शिक्षा क्षेत्र में सुधारों के इस दौर में बुनियादी निर्माण और ढांचागत सुधार पर विशेष बल दिया जा रहा है। और इसके साथ ही सामयिक वार्ता का ये आज का अंक यहीं समाप्त होता है। सुनते रहिए ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा। ये था ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का YouTube कार्यक्रम। ESD न्यूज मैगजीन का अगला अंक लेकर हम फिर हाजिर होंगे। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।